आज बेटा हम कैपेसिटेंस क्या होती है, कैपेसिटर क्या होता है और कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या होता है, इसके बारे में आज बात करेंगे। ये सारे जो मैंने टॉपिक्स अभी बोले हैं 12th क्लास के साथ रिलेटेड है। स्टार्ट करते हैं फिर। पहले बात करते हैं कैपेसिटेंस की कि कैपेसिटेंस क्या होती है। ठीक है। कैपेसिटेंस जो है हर कंडक्टर की होती है। तो वो होती क्या है उसके बारे में बात करेंगे। बेटा जैसे हमें मालूम है कि कोई भी आप कोई कंडक्टर ले लो, जब हम उस पर चार्ज देंगे, मान लो ये कोई कंडक्टर है, इसको जब हमने थोड़ा सा चार्ज दिया, मान लो मैंने थोड़ा सा चार्ज दिया, तो इस पर पोटेंशियल आएगी। जैसे जैसे मैं चार्ज को इंक्रीज़ करूँगा, पोटेंशियल जो है इसकी कंडक्टर की बढ़ती जाएगी। कहने का मतलब है कि जो पोटेंशियल है वो चार्ज के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। तो इस बात को हम कैसे लिख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो चार्ज के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। और आपको मालूम है कि जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के इक्वलिटी का डालते हैं तो दूसरी तरफ किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने के से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्यू की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 1/k इंटू वी। और ये 1/k जो है इसे हम सी लिख देते हैं, अनदर कांस्टेंट जिसे हम बोल देते हैं कैपेसिटेंस। ठीक है ना। ये सी क्या हो गया, इसकी वैल्यू होती है 1/k, और इसे क्या कह देते हैं हम, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और इसे क्या बोलते हैं हम, कैपेसिटेंस बोल देते हैं, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ गिवन कंडक्टर। ठीक है। ये सी होती है कैपेसिटेंस। ठीक। कैपेसिटेंस फिर क्या हुई, इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और जिसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 1/k के क्या है, अनदर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब अगर हम इस इक्वेशन को देखें, इस इक्वेशन Q इज इक्वल टू सी, यही हम हर जगह यूज़ करेंगे। तो यहाँ से अगर मैं कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालूँ तो किसके इक्वल आएगी, Q/V के इक्वल आएगी। और चार्ज को हम किस में मेजर करते हैं, कूलम में, आपको मालूम ही है। और पोटेंशियल को किस में मेजर करते हैं, वोल्ट में। तो इसका मतलब है कि इन एसआई सिस्टम कैपेसिटेंस के यूनिट क्या होंगे फिर, कूलम पर वोल्ट। और इसको हम क्या लिख देते हैं, इसको हम फेरेड लिख देते हैं, फेरेड। ठीक है ना। फिर 1 फेरेड जो है वो किसके इक्वल आता है, 1 कूलम पर वोल्ट के इक्वल आता है। ये इसके ऐसे यूनिट हैं कैपेसिटेंस के। ठीक है ना। यहाँ पे देखो, इसी इक्वेशन को देखो, C इज इक्वल टू Q/V। अब कैपेसिटेंस जो है वो 1 फेरेड कब होगी, ठीक है ना। कैपेसिटेंस 1 फेरेड कब होगी, जब चार्ज जो है 1 कूलम हो जाए और पोटेंशियल भी क्या हो जाए, 1 वोल्ट हो जाए। जब ऐसे होगा तो कैपेसिटेंस किसके इक्वल आएगी, 1 C/V। और C/V क्या होता है, फेरेड, यानी कि 1 फेरेड आ जाएगी। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज सेड टू बी 1 फेरेड if 1 coulomb charge is given to the conductor so that its potential get raised through 1 volt। तो इसे हम 1 फेरेड की डेफिनेशन बोल देते हैं। ठीक है ना। ये था। देखो कैपेसिटेंस को हम ऐसे भी ले देते हैं, जैसे कैपेसिटेंस 1 माइक्रो फेरेड। कई बार क्वेश्चंस आएंगे न्यूमेरिकल, उसमें ऐसे लिखा होगा। तो 1 माइक्रो फेरेड किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻⁶ फेरेड के इक्वल होता है। तो इस तरह से हम इसे चेंज कर लेते हैं। तो ये था बेटा कैपेसिटेंस। अब हम बात करेंगे कैपेसिटर की, कि कैपेसिटर क्या होता है। देखो हर कंडक्टर जो है उसकी कैपेसिटी होती है चार्ज को स्टोर करने की, मगर कंडक्टर जो हैं वो बहुत कम चार्ज स्टोर कर सकते हैं। चार्ज को लार्ज अमाउंट में स्टोर करने के लिए वो हम एक डिवाइस यूज़ करते हैं जिसे क्या बोल देते हैं, कैपेसिटर बोल देते हैं। कैपेसिटर क्या होते हैं, एक मतलब सिस्टेमेटिक ऑर्डर में अरेंज किए हुए कंडक्टर्स होते हैं
जिनकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है चार्ज स्टोर करने की, उन्हें क्या बोल देते हैं? कैपेसिटर बोल देते हैं। सो कैपेसिटर की डेफिनेशन क्या लिख देते हैं कि दीज आर दी डिवाइसेस which are used to store large amount of charge. सो जो डिवाइस होते हैं जो चार्ज स्टोर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं उसे हम क्या बोल देते हैं? कैपेसिटर बोल देते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हर कंडक्टर चार्ज स्टोर कर सकता है, फिर कैपेसिटर की क्या ज़रूरत पड़ी? क्योंकि कंडक्टर जो है वो स्मॉल अमाउंट में चार्ज स्टोर करते हैं और लार्ज अमाउंट में चार्ज स्टोर करने के लिए कैपेसिटर की ही ज़रूरत पड़ेगी। और कैपेसिटर कोई कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, उसकी इस एबिलिटी को हम उसकी क्या बोल देते हैं? कैपेसिटेंस बोल देते हैं। सो कैपेसिटेंस जो है वो कंडक्टर की भी होती है, क्योंकि कंडक्टर भी चार्ज स्टोर कर सकते हैं और कैपेसिटर भी कर सकते हैं, तो कैपेसिटर की भी कैपेसिटेंस होती है। सो क्योंकि कैपेसिटर जो हैं वो ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हैं, इसलिए कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस वो ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू कंडक्टर्स। ठीक है ना। सो कैपेसिटेंस क्या हो गया कि इट इज़ द एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। ठीक है ना। किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होती है? एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, कि वो कितना चार्ज जो है वो स्टोर कर सकता है। ठीक है ना। तो कैपेसिटर जो है ये डिवाइस हैं, ये कैसे बनाए जाते हैं, इनका प्रिंसिपल क्या है, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है ना। सो कैपेसिटर्स का प्रिंसिपल क्या है? मान लो हमारे पास एक कंडक्टर है, ये मैंने कंडक्टर रख दिया। ठीक है ना। इसको हमने चार्ज दिया, ये मैंने चार्ज देना शुरू किया, ये चार्ज दे दिया। अब मान लो कि इसको चार्ज हमने दे दिया Q, जिसके कारण इसकी पोटेंशियल कितनी होगी? V होगी। ठीक है ना। अब और अगर जितनी भी इसकी कैपेसिटी थी उतना हमने चार्ज दे दिया। अब इससे ज़्यादा इसको चार्ज नहीं दे सकते हम। अगर और ज़्यादा चार्ज देंगे तो क्या होगा? सराउंडिंग में लीक हो जाएगा, इस पर नहीं रहेगा, तो वो क्या होगी? फिर वेस्टेज ऑफ चार्ज होगी। ठीक है ना। सो ये जो कंडक्टर है इतना ही चार्ज स्टोर कर सकता है, जिसकी वैल्यू कितनी है? Q है। अगर मान लो मैं इसके पास एक और कंडक्टर रख दूँ, अनचार्ज कंडक्टर रख दूँ, ये मैंने अनचार्ज कंडक्टर रख दिया, तो अब क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस कंडक्टर, क्योंकि कोई भी कंडक्टर न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल का मतलब ये नहीं कि उसके अंदर चार्ज नहीं है, उसका मतलब होता है इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज उसमें होता है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज जो कंडक्टिंग प्लेट है ये इस न्यूट्रल कंडक्टिंग प्लेट के नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। ठीक है ना। इस तरफ इकट्ठा हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगी, तो पॉजिटिव चार्ज दूसरी तरफ इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है इसकी क्या वर्किंग होगी, यानी कि ये क्या करेगा? ये नेगेटिव चार्ज जो है इस प्लेट की, पहली प्लेट की जो पोटेंशियल है उसको डिक्रीज़ करेगा, क्योंकि ये नेगेटिव पोटेंशियल पैदा होगी ना इससे, नेगेटिव चार्ज से, तो ये साथ वाली प्लेट की पोटेंशियल को डिक्रीज़ करेगा। मगर दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज भी है, वो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? इसकी पोटेंशियल को इंक्रीज़ करेगा। मगर यहाँ पे देखो कि नेगेटिव चार्ज जो है वो क्लोज है इस प्लेट के, पहली प्लेट के, और पॉजिटिव चार्ज थोड़ा दूर है, इसलिए नेगेटिव चार्ज का इफेक्ट ज़्यादा होगा और पॉजिटिव का थोड़ा कम होगा। इसलिए नेट रिजल्ट क्या होगा कि पहली कंडक्टिंग प्लेट की जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज होगी थ्रू स्मॉल वैल्यू, और उसको पहले जितनी वैल्यू पे ले जाने के लिए हम फिर इसको चार्ज दे सकते हैं, इसको और चार्ज दे सकते हैं। तो मान लो इसकी पोटेंशियल डिक्रीज होगी V-dV। अब पोटेंशियल पहले जितनी करने के लिए, V करने के लिए, इसको और थोड़ा सा चार्ज हम दे सकते हैं। मान लो हमने दे दिया D³ चार्ज और दे दिया। अब इसकी कैपेसिटेंस जो है, यानी कि इसकी कैपेसिटी जो है चार्ज स्टोर करने की, वो इंक्रीज कर गई। पहले Q चार्ज स्टोर कर सकती थी, अब कितना कर सकती है? थोड़ा सा ज़्यादा कर सकती है, Q+dQ। ठीक है ना। अब देखो एक और हम काम करेंगे कि इसकी कैपेसिटेंस को और ज़्यादा कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। मान लो मैंने ये जो सेकंड प्लेट है इसको अर्थ कर दिया, ये मैंने अर्थ कर दिया। अर्थ का मतलब होता है कि एक कंडक्टिंग वायर प्लेट से टच करा के अर्थ से टच करा दिया, तो क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है सारे का सारा जो है ये अर्थ में मूव कर जाएगा, नेगेटिव नहीं करेगा। नेगेटिव क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इस नेगेटिव चार्ज को
पहली प्लेट के पॉजिटिव चार्ज ने अट्रैक्ट करके रखा है, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है सेकंड प्लेट का, इसको तो पहली प्लेट का पॉजिटिव चार्ज रिपेल कर रहा है, जिसके कारण ये इजीली अर्थ में मूव कर जाएगा। जब ये अर्थ में मूव कर जाएगा तो देखो क्या फिर डायग्राम बनेगी, क्या सिचुएशन बनेगी, वो मैं यहाँ पे दोबारा बना देता हूँ। ये देखो फर्स्ट प्लेट जो है पॉजिटिवली चार्ज है, और सेकंड प्लेट जो है इसका लेफ्ट साइड जो है नेगेटिवली चार्ज है, और राइट क्या हो जाएगा, अनचार्ज हो जाएगा, क्योंकि सारे का सारा चार्ज कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। अब देखो नेगेटिव चार्ज अकेला रह गया, पॉजिटिव चार्ज रहा नहीं। पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट क्या था कि ये फर्स्ट प्लेट के पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहा था, अब इंक्रीज करने वाला चार्ज रहा नहीं, अकेला डिक्रीज करने वाला रह गया। तो इस प्लेट की, फर्स्ट प्लेट की जो पोटेंशियल है वो लार्ज अमाउंट से डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना, लार्ज अमाउंट से डिक्रीज होगी। तो उसको पहले जितनी पोटेंशियल करने के लिए हम उसको और ज़्यादा चार्ज जो है वो दे सकते हैं। सो इस तरह करने से, यानी कि एक अर्थ न्यूट्रल कंडक्टिंग प्लेट पास में रखने से फर्स्ट प्लेट की जो कैपेसिटी है चार्ज स्टोर करने की वो लार्जली इंक्रीज हो जाती है, और इस अरेंजमेंट को हम क्या बोल देते हैं, कैपेसिटर बोल देते हैं, ठीक है ना। और यही प्रिंसिपल होता है कैपेसिटर का, ठीक है ना। कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या होता है कि जब हम किसी अनचार्ज अर्थ कंडक्टिंग प्लेट को किसी चार्ज कंडक्टिंग प्लेट के नज़दीक रखते हैं तो चार्ज कंडक्टिंग प्लेट का जो चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी है वो लार्जली इंक्रीज हो जाती है। तो यही इसका क्या है, प्रिंसिपल है, ठीक है ना। सो प्रिंसिपल इसका कैसे लिख सकते हैं कि इट इज का मतलब है कैपेसिटर, इट इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल, it is based upon the principle that when an uncharged earthed conducting plate is placed near an charged near a charged conducting plate, then the ability of charged conducting plate to store charge get increased by large amount। ये इसका प्रिंसिपल है, ठीक है ना। सो इस प्रिंसिपल पे ये कैपेसिटर जो है वो बेस्ड है। सो कैपेसिटेंस क्या होती है, कैपेसिटर क्या होता है, और इसका प्रिंसिपल क्या है, ये आज हमने बात की है, ठीक है ना। सो हमारा पहला आर्टिकल इसमें आता है, क्या आता है कि कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। सो एक स्फेरिकल कंडक्टर है, उसकी कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। मैंने जैसे अभी आपको बताया था कि कंडक्टर जो हैं उनकी भी कैपेसिटी होती है चार्ज स्टोर करने की, चाहे वो थोड़ा चार्ज स्टोर करें मगर करते हैं। सो उस कोई स्फेरिकल कंडक्टर है उसकी हमने कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है। सो कैपेसिटेंस कैपेसिटर की भी होती है और कंडक्टर की भी होती है। तो यहाँ पे हम स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस फाइंड आउट करेंगे। सो मान लेते हैं कि एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस कैपिटल आ रहा है, मान लो इसमें चार्ज है, चार्ज कहाँ पे है, इसके सेंटर पे मान लो, ठीक है ना। इसको चार्ज दिया हमने, इसके सेंटर पे पड़ा, तो इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, ठीक है ना। तो फाइंड आउट कर लेते हैं कि क्यू क्या है, चार्ज गिवन टू
टू द कंडक्टर, ठीक है। तो V क्या होगी, इसकी पोटेंशियल होगी, तो पोटेंशियल इसकी सरफेस पे कितनी होगी, जब Q चार्ज इसको दिया तो इसकी सरफेस पे पोटेंशियल कितनी होगी, क्या फार्मूला होता है, 1/4πε0 Q/r होगा, क्योंकि सरफेस पे कोई भी आप पॉइंट ले लोगे तो उसका डिस्टेंस सेंटर से कितना होगा, जिसका उतना जितना उसका रेडियस है। सो हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि हर पॉइंट का डिस्टेंस चार्ज से कितना है, r के इक्वल है। सो उसके सरफेस पे कितना पोटेंशियल हम ले लेंगे, V = 1/4πε0 Q/r ले लेते हैं, ठीक है। तो और कैपेसिटेंस किसके इक्वल होती है, हमें मालूम है Q/V के इक्वल होती है। सो Q तो Q है जो इसके सेंटर पे चार्ज पड़ा हुआ है, तो V कितना है, 1/4πε0 Q/r। तो Q से Q कैंसिल हो गया, क्या आ गया हमारे पास, 4πε0। सो ये बन गया कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर किसके इक्वल हो जाती है, 4πε0 r के इक्वल हो जाती है, ठीक है ना। तो ये फार्मूला बन गया कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर का। तो आज हम इतना ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।